वेलकम टू द सोशल एक्सप्रेस। तो जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जिसमें आप घर बैठे ही हमारे चैनल के ज़रिए अपनी क्लासेस ले सकते हो। और इसी इनिशिएटिव से हमने आपको फिज़िक्स के लेक्चर करा दिए हैं। अब हम बायोलॉजी के लेक्चर्स की तरफ आ चुके हैं। और जैसा कि आपको पता है, बायो का एक लेक्चर हमारे चैनल पे पहले से ही अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसको जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपने देख लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? हमारा कॉन्सेप्ट था बायोलॉजी का सेक्शन। बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर हम देख रहे थे? हम देख रहे थे बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में भी कौन सा लेक्चर है? जैसा कि मैंने आपको कहा था, लेक्चर का कोड याद रखिएगा हमेशा। ये लेक्चर O2 है, यानी कि सेकंड लेक्चर है ये हमारे बायोलॉजी के सेक्शन का। तो पहले वाले लेक्चर में आपको पता चल चुका होगा कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, और उसमें हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, तो न्यूट्रिशन तो हर ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक इंस्टिंक्ट है, सबको करना पड़ता है, सबको खाना पड़ता है, सर्वाइवल के लिए जीना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? उसी तरह से यहाँ पर जो हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो कैसे अकर होती है। देखिए, क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, ये तो हमको पता है, इतना तो हम जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि प्लांट और एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस अलग अलग होती है और उसकी प्रोसेस अलग अलग किए जाते हैं। इसीलिए आज का जो हमारा सेक्शन होने वाला है वो पूरा का पूरा बेस्ड होने वाला है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पर। किस पर? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमारा न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे हो रहा है, इस सेक्शन पर डिपेंड होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि सर्वाइवल के लिए हर ऑर्गेनिज्म की तरह इन जानवरों को भी, मतलब पेड़ों को भी फोटोसिंथेसिस करके अपने न्यूट्रिशन को निकालना पड़ता है। ये खाना जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसको नाम दिया जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इनके बारे में कि इनमें न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से होता है। एज वी ऑल नो, हम सभी ने इसको कभी ना कभी देखा हुआ है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है? जिसमें एक प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेकर अपने लिए फूड बनाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। या जिसको हम ये कहें कि इसमें क्या बोलते हैं, लाइट एनर्जी को लेकर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा हो। तो यहाँ पर हम इसके बारे में क्या बोलेंगे कि जब कोई प्लांट, अब फोटोसिंथेसिस के बारे में जिसको नहीं पता हो तो उसके लिए लिख दे रहे हैं ताकि पता चल सके। जब कोई प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस हिंदी लिखने की आदत आ जा रही है, प्रेजेंस में CO2 और H2O जैसे सिंपल कंपाउंड्स को लेकर अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब इस प्रोसेस की ज़बरदस्त बात क्या है कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये CO2 और H2O लेकर अपना खाना बनाते हैं। यानी यहाँ पर हमारी एक बात यहाँ पर ये भी आ गई कि यहाँ पर जो लाइट एनर्जी थी वो ली गई और उसको कन्वर्ट कर दिया गया किस चीज़ में? तो केमिकल एनर्जी में। कर दिया गया कि नहीं? केमिकल एनर्जी में।
ठीक है, लाइट एनर्जी ली गई, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात आ गई यहाँ पर कि हाँ इतनी चीज़ें तो रिक्वायर्ड होती ही हैं। ठीक है, अब कुछ लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और इसमें होता क्या क्या है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि हरी पत्तियों में बनता है, उसके लिए जो इसका इक्वेशन होता है वो इक्वेशन तो सबको याद होना चाहिए, 6CO2 प्लस 6H2O जो किसकी प्रेजेंस में हो, जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो, और इस सनलाइट की प्रेजेंस को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट में क्या होना चाहिए, तो भाई हमारा होना चाहिए क्लोरोफिल भी होना चाहिए। अब व्हाट इज़ क्लोरोफिल पूछोगे तो आपको पता है, हम इसको बताएंगे, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये अपने लिए C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करवा रहा होता है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करवा रहा होता है। यही प्रोसेस होती है जिसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को लेकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हो, यानी ये पानी लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेता है और उसकी वजह से ये बनाता है। तो ये आपकी प्रोसेस है। इस प्रोसेस को सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं। अब लोग पूछते हैं कि इसकी बैलेंसिंग करने आती है कि नहीं। ये डिजिट वगैरह भी याद रखने होंगे क्योंकि इसकी बैलेंसिंग करनी भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी होती है जितना ये है। ठीक है, अब हम आएंगे कि ये होता कहाँ पर है, व्हाट इज़ द प्लेस फॉर फोटोसिंथेसिस। हाँ, व्हाट इज़ द प्लेस फॉर फोटोसिंथेसिस, कहाँ होती होगी फोटोसिंथेसिस, कहीं पे भी। क्या जड़ में फोटोसिंथेसिस होता है ना, ऑब्वियसली नहीं होता, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है आज तक जड़ में होते हुए, और होगा भी कैसे, क्योंकि जड़ में जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो नहीं होगी। ठीक है, तो आइए मिटाते हैं और प्लेस फॉर फोटोसिंथेसिस देखते हैं। फोटोसिंथेसिस में तो प्रॉब्लम नहीं रही, अब देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है और इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या क्या है। ठीक है, तो आइए वाह, अभी मैंने एक बात बताई कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। उसकी प्रेजेंस के वजह से काफ़ी कुछ आसान हो जाता है, काफ़ी कुछ हम लोग आसानी से कर लेते हैं। तो एक बात याद रख लीजिए कि क्लोरोफिल और ये कहाँ होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो पत्ते जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ की हर सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो जिनके अंदर क्लोरोफिल रहता है और जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इसीलिए जहाँ कहीं भी पूरे के पूरे पेड़ में जहाँ कहीं भी क्लोरोफिल प्रेजेंस रहेगा वहीं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होती है, वहीं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, एक पत्ती लेनी होगी। ऐसे अगर एक पत्ती हो गई तो उसको क्रॉस सेक्शन ऐसे काटना होगा, और काट कर जब आप देखोगे तो आपको उसके बीच में क्लोरोफिल प्रेजेंस वगैरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कहाँ होता है फूड का निर्माण, तो जहाँ भी क्लोरोफिल पाया जाएगा, जहाँ पे भी क्लोरोफिल की प्रेजेंस रहेगी वहाँ फोटोसिंथेसिस होती है। अब आप बात करते हैं रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो भाई देख लेते हैं रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। बात ये है कि इसके खाना बनाने की प्रोसेस ही यही है, तो आपने भले ही इसको हज़ारों बार पढ़ा हो, आपको फिर से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले क्या लगेगा, मैंने बताया था ना सिंपल कंपाउंड उठाते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड क्या होता है रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, CO2, जिसको आप नाम देते हो कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये प्लांट को मिलता कहाँ से है, प्लांट CO2 लेते कहाँ से हैं, तो कोई भी प्लांट रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है, हर एक प्लांट रेस्पिरेशन भी करता है। ठीक है, और इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंडक्ट कराती है कौन, जहाँ चाहिए होगी सांस, यानी
पत्तियां खुद डिसाइड करती हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, तो उसके लिए जो हमें एयर चाहिए वो कहाँ से मिलेगी। अब हर एक पत्ती के ऊपर अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो हजारों ऐसे छोटे 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 छेद दिखाई देते हैं। उन छेदों को नाम दिया जाता है स्टोमाटा। क्या नाम देते हो? स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा नाम दिया जाता है। ये स्टोमाटा होते हैं, यही पत्तियों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेने और ऑक्सीजन गैस को छोड़ने का काम कर रहे होते हैं। अब मज़े की बात तो ये है कि स्टोमाटा वर्क कैसे करता है ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो भी पढ़ते हैं उससे ज़्यादा हमको समझना पड़ता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये किस बारे में बात कर रहा है भाई। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखो, स्टोमाटा एक ऐसी चीज़ की तरह दिखाई देता है। स्टोमाटा बिल्कुल बीन्स की तरह दिखाई देता है। कभी आपने दाने देखे हैं मटर के? बिल्कुल उसी के जैसे दिखाई देता है। ये हो गया आपका स्टोमाटा। ये हो गया आपका स्टोमाटा, ये ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा हो गई। ठीक है, ये स्टोमाटा हो गया और इसके बीच में आपको छोटे 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 ऐसे क्लोरोफिल्स दिखाई देते हैं। ये क्लोरोफिल होते हैं। ये होता है हमारा स्टोमाटा। ये छेद जो है ये होता है स्टोमाटा। ठीक है, और ये होते हैं हमारे छोटे छोटे क्लोरोफिल। अब सिर्फ इतना तो होता ही नहीं है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों साइड बड़े ही आराम से गार्ड सेल बैठी हुई होती है। ये हो गया एक, ये हो गया एक, ये हो गई दूसरी, ये हो गई तीसरी, ये हो गई चौथी। ऐसे करके कुछ गार्ड सेल्स बने हुए होते हैं। ठीक है, अब ये गार्ड सेल के फूलने या सिकुड़ने की वजह से स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग डिसाइड की जाती है। ये गार्ड सेल की खुलने और बंद होने की वजह से, जैसे ये गार्ड सेल अगर फूल गए तो ये जगह पूरी भर जाएगी और स्टोमाटा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। स्टोमाटा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और गार्ड सेल अगर सिकुड़ गए तो ये जगह पूरी खुल जाएगी, तो उससे क्या होगा? स्टोमाटा खुल जाएगा। ठीक है, तो ये अभी कैसा स्टोमाटा है? ये अभी ऊपर, आप इसको क्लोज स्टोमाटा बोलो। अगर ओपन स्टोमाटा की बात करते तो लगभग ओपन स्टोमाटा आपको ऐसा दिखता। ठीक है, एक बहुत ही बड़ी ओपनिंग होती स्टोमाटा के अंदर, जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता और इसके चारों साइड मान लो ये गार्ड सेल होती। ऐसे करके एक इधर बनाते हैं। ये गार्ड सेल हो गई, ये दूसरी वाली गार्ड सेल हो गई। ये रफ बना रहे हैं हम, कोई ज़्यादा फेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लोज स्टोमाटा हो गया, ये ओपन स्टोमाटा हो गया। अब इस ओपन स्टोमाटा के अंदर से क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और जाएगा क्या? तो अगर हम बात करें इनकमिंग आएगा क्या, मतलब बाहर क्या निकलेगा इससे? तो इससे बाहर निकलेगा ऑक्सीजन और अंदर क्या जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? तो ये होता है हमारा ओपन स्टोमाटा और ये होता है हमारा क्लोज्ड स्टोमाटा। अब ये मत पूछना कि स्टोमाटा क्या होता है। मैंने 1000 बार बताया कि एक पत्ती के ऊपर हजारों छोटे 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 छेद होते हैं जिनको स्टोमाटा का नाम दिया जाता है, जो गैसियस एक्सचेंज करने के काम आते हैं। ठीक है, जब गार्ड सेल सिकुड़ती है तो ये होल बड़ा हो जाता है। गार्ड सेल सिकुड़ गई तो ये होल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये जगह फैलेगी और इस वजह से ये खुलेगा। और जैसे ही गार्ड सेल मोटी होगी, पानी भरेगा गार्ड सेल में, तो ये धीरे धीरे क्लोज हो जाएगा और बंद हो जाएगा। आप समझ में आया ये प्रोसेस कैसे होती है? जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे कैसे नेज़ल पैसेज चौड़े होते हैं, और जितना चौड़ा होगा उतना ज़्यादा सांस जाएगी, और जितना छोड़ेंगे मतलब जितना ये छोटा होगा नेज़ल पैसेज उतना कम सांस जाएगी, या फिर नेज़ल पैसेज बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली यही प्रोसेस यहाँ पर होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। समझ में आया? तो इसको कहाँ से मिलता है? CO2 रिक्वायर्ड कंडीशन। तो इसके बारे में हम बोले तो बोल सकते हैं ये प्लांट्स को स्टोमाटा
से मिलता है, स्टोमाटा से मिलता है। ठीक है, अब स्टोमाटा इसको नहीं देता, स्टोमाटा से लिया जाता है, याद रखना। स्टोमाटा बना के नहीं रखा है कि हाँ आइए और हमारे पास से ये लेके जाइए। उसने क्या किया है, इसको प्रोसेस कर रहा है, वो वहाँ पे तुरंत इसको बना रहा है। समझे, समझ में आई बात? तो ये होता है CO2 की प्रोसेस। अब आपको पता ही होगा, हाँ, अब आप इतने तो समझदार हो ही कि सर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, पूरी एयर जाती है और पत्तियों के बीच में एक स्पेशल सेक्शन होता है जो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, बाकी एयर को छोड़ देता है। ऑब्वियसली ये तो होगा ही ना, नहीं तो उसके बिना मतलब कैसे चलेगा। तो ये था हमारा प्रोसेस। अब एक बात मैंने बताई यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड आता है। अब गैस के फॉर्म में तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा नहीं, किस फॉर्म में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड? और ऑक्सीजन भी बाहर निकलेगा, तो पत्तियों में से डायरेक्ट गैस निकलते हुए देखे हो? नहीं ना, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि पत्तियों में से डायरेक्ट गैस निकले। तो ये किस फॉर्म में आता है? ये वाटर वेपर के साथ जुड़कर आता है, पानी की भाप के साथ जुड़कर आता है। तो थोड़ा पानी का सप्लाई तो इसी के पास मिल गया, हाँ। यानी पानी जो हमारा नेक्स्ट फेज है, जो हम नेक्स्ट बताने वाले हैं, वो देखना कितना मदद करेगा। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो इसकी ये थी। अब सेकंड रिक्वायरमेंट की अगर आप बात कर ही रहे हो तो कौन सी सेकंड रिक्वायरमेंट होगी इसके अंदर? सेकंड रिक्वायरमेंट होगी इसके अंदर हमारा क्या? H2O, यानी जिसको आप वाटर कहते हो। तो ये प्लांट को कहाँ से मिला? तो पहले तो इसको पत्ती के स्टोमाटा से थोड़ा सा मिला, और दूसरा प्लांट ने अपनी पूरी की पूरी जड़ें गाड़ रखी हैं ज़मीन के अंदर, जो जाइलम और फ्लोएम के ज़रिए आ रही हैं और जा रही हैं, वो पूरे तरीके से प्लांट को वाटर की सप्लाई दे रही हैं। तो ये प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? ये प्लांट्स को जाइलम वेसल से मिलता है। प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? तो जाइलम वेसल से मिलता है। भाई समझ रहे हो? जाइलम जड़ से खाना, स्टार्च सब ले आकर इसको देती है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और मस्त बना रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही क्या? नहीं ना। ये तो रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस था। क्या था? रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब कौन कौन सी कंडीशन है जिसके लिए फोटोसिंथेसिस चाहिए होगा? जैसे सबको पता है खाना बनाने की एक प्रोसेस होती है, सब्जी बनानी है फॉर एग्जांपल, तो सब्जी बनाने की प्रोसेस आपने लिखी, ठीक है। फिर आपने लिखा कि सब्जी बनती कैसे है, वो तो अपने पूरी की पूरी प्रोसीजर लिखी। फिर उसके बाद आपने लिखा कि सब्जी बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, आपने लिख दिया ना कि आलू, तेल वगैरह वगैरह। अब आपको चाहिए कि सब्जी बनाने के लिए प्रॉपर एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, कंडीशन कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन कैसी होनी चाहिए? तो भाई रूम बंद रहना चाहिए, हाँ, गैस ऑन होनी चाहिए, वो सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। और अब हम लोग क्या लिख लेंगे? कंडीशन रिक्वायर्ड या नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस को इतना आसान से पढ़ना नहीं है, आपने ये सभी चीज़ें पढ़ी हुई है, बस मैं उसको इलेबोरेट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। ये लेक्चर भले ही सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आराम से होना चाहिए, ठीक है, आराम से समझ में आना चाहिए। समझ रहे हो बात? हाँ, समझ रहे हो? चलो आगे आते हैं, इसी को समझाते हैं। इसमें क्या क्या होता है? तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले लिख देंगे हम कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं? भाई बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहली बात कि बिना किसके फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो उन्हीं सब कंडीशंस की बात हो रही है। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? सो सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है। अगर सनलाइट ना हो तो बहुत ही जल्दी ये खाना बनाना बंद हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज़ मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग, इसके अलावा वो बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो सनलाइट, तो इसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इसके हम लिख देते हैं सनलाइट की प्रेजेंस, ठीक है। दूसरा मोस्ट रिक्वायर्ड पार्ट, अब सूरज की लाइट तो है,
धरती पे है, आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ रही है, हम देख रहे हैं, एब्जॉर्प्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होगा अगर वो पत्तियां सनलाइट लेने के लायक ही ना हो? क्या होगा अगर वो पत्तियां सनलाइट लेने के लायक ना हो? तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, बस यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि उस कंडीशन के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है क्लोरोफिल। क्या बनाया हुआ है? क्लोरोफिल की प्रेजेंस। तो यार भाई ये क्लोरोफिल क्या करता है? असल मायने में क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो सनलाइट ट्रैप कहाँ होंगी? सनलाइट कहाँ ट्रैप होगी? क्योंकि पूरी की पूरी लाइट आती है और पत्ती पर गिरती है, अगर क्लोरोफिल ही ना रहे तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। क्लोरोफिल क्या करता है? उस लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करके बैटरी के फॉर्म में सेल में छुपा देता है, और जब ज़रूरत पड़ती है प्लांट को तो उस एनर्जी का यूज़ करके खाना बनाया जाता है। और अपने रॉ मटेरियल तो देखे ही हैं भाई, तो थर्ड नंबर हम आसानी से बस यही डाल देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस, वाटर की प्रेजेंस। भाई इसकी प्रेजेंस भी रिक्वायर्ड होती है। ये कुछ नेसेसरी कंडीशंस थी फॉर व्हाट? फॉर फोटोसिंथेसिस एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, है क्या? होगी तो बताओ भाई, सबसे पहले हम यहीं पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही हैं। ठीक है, देखो तो ये कुछ था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट, पूरा का पूरा समझा दिया मैंने, न्यूट्रिशन इन प्लांट की प्रोसेस को अच्छे से समझाया। अब आप लोग बोलोगे कि सर इसका एक्सपेरिमेंट बताइए, तो हाँ होता है, सनलाइट की प्रेजेंस को चेक करने का एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें 24 घंटे के लिए प्लांट को 48 घंटे के लिए प्लांट को क्या रख दिया जाता है? धूप में से हटाकर छाँव में रख दिया जाता है, और फिर उसकी पत्तियों को अल्कोहल में उबाल कर, मतलब अल्कोहल में डुबो कर रखा जाता है, फिर उसको निकाल दिया जाता है, उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो पत्तियों का स्टार्च गायब हो जाता है और इससे दिखता है कि सनलाइट की प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, अब हमने वही वाली प्रोसेस को दोबारा रिपीट करें तो इस बार अल्कोहल में उबाल के क्लोरोफिल को अलग कर सकते हैं, और उनके पत्तियों पर अगर हम आयोडीन की जगह क्लोरीन वगैरह कुछ भी डालते हैं तो वैसा ही प्रोसेस दिखाता है, और इसी की वजह से प्रेजेंस को चेक किया जा सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रहेगा, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक क्या होगा? न्यूट्रिशन इन, बस ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आएगा एनिमल, और वहाँ पर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल के छोटे मोटे टर्म्स को, या ठीक है, और उसके बाद हम आएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। ठीक है, वो एक बहुत ही लंबी और लॉन्ग प्रोसीजर होने वाली है, उसको हम देखेंगे, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो का क्या इसी वीडियो में मैं सोच रहा हूँ बना देते हैं ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को हम स्टार्ट कर ही देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो क्या बनानी लो, आप लोग भी सोचोगे कि छोटे छोटे लेक्चर्स लेने से अच्छा होगा कि एक बड़ा 40 मिनट का लेक्चर हो जाए, आपके पास भी रहेगा तो काम आएगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आपका नेक्स्ट टॉपिक यहीं से शुरू लीजिए, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो हमारे एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है? तो पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि हमारे अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस बहुत ही अलग होती है, बिकॉज एनी एनिमल कुड नॉट मेक देयर ओन फूड, क्योंकि वो क्या होते हैं? दे आर हेटेरोट्रॉफ, तो उसके वजह से उनको डिपेंड करना पड़ता है किसी और के ऊपर, और जब वो किसी और के ऊपर होते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो उसके वजह से वो क्या करते हैं? वो अपना खाना नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि चलो इंग्लिश में ही लिख दें, सिंस एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ, एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ, they can't make their own food, they can't make their own food, full stop. They depend on other for it, they depend on others
फॉर ईट, मतलब अपना खाना तो बना नहीं सकते, इसलिए क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। और जब वो खाना खाते हैं तो हमेशा वो एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ करते हैं। तो जब भी न्यूट्रिशन इन एनिमल आता है तो किसी भी एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस ये होती है। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन फॉर एनिमल्स आर, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आर। कौन कौन सी प्रोसेस होती है, यहाँ पर एक नंबर डाल लो, इजेशन। क्या, इजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको सबसे पहले बोला जाता है निगलना या ग्रहण करना। छोड़ो हिंदी क्या लिखना, इजेशन मतलब खाना चबाना, उसको अंदर लेने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, इजेशन। क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि प्लांट सिंपल लेके कॉम्प्लेक्स बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सिंपल थे, उसको कॉम्प्लेक्स बनाया। और एनिमल की बात करें तो इनका अलग ही प्रोसेस होता है, ये कॉम्प्लेक्स लेके सिंपल बनाते हैं। यानी उन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया था, पत्नी थी, अब उस कार्बोहाइड्रेट को हम खा लेंगे, खाकर उसको सिंपल में तोड़ेंगे, यानी इजेशन की प्रोसेस होती है, इजेशन। अब हमने खा लिया, खाने के बाद सिर्फ खाना ही तो नहीं ना, मतलब खाते ही एनर्जी थोड़ी मिल जाती है। खाने के बाद एक प्रोसेस होती है जिसको नाम दिया जाता है डाइजेशन, जिसमें हम खाने को पचाते हैं। हाँ, पचाने की प्रोसेस होती है। अब खाना पचता है इसके अंदर, मतलब पूरा का पूरा उसको तोड़ना, उसको और छोटे पार्ट में तोड़ना, तोड़ के हटा देना, ये प्रोसेस होती है। इसके अंदर के अंदर छोटे छोटे सिस्टम होते हैं जो इस काम को कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है खाने में से ज़रूरी न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करना। यहाँ पर हमने खाने को निगला, यहाँ पर हमने खाने को तोड़ा। अब जब तोड़ दिया तो उसकी गंदगी हर्ट को छोड़कर उसमें से अच्छी चीज़ें निकाल लें। यानी इसमें एक बहुत मस्त चीज़ आ गई, जब भी आप किसी चीज़ में से कुछ निकालते हैं, कुछ निचोड़ते हैं, तो उसको नाम दे दिया जाता है एब्जॉर्प्शन। मतलब इसमें से क्या कर लिया गया, अब्जॉर्ब कर दिया गया, पूरी की पूरी चीज़ क्या कर दी गई, अब्जॉर्ब कर ली गई। इसमें से जो भी चीज़ थी, वो जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो निकाल लिए गए। अब सिर्फ न्यूट्रिएंट निकाल लेने से तो काम नहीं होगा ना, मतलब मान लो हमने खाना खाया और पेट ने हमारे सारे न्यूट्रिएंट निकाल लिए, बस पेट के पास ही एनर्जी, उससे कुछ तो नहीं हो पाएगा, उसको पूरी बॉडी में हर जगह पहुंचाना है। और वो प्रोसेस क्या कहलाती है, वो प्रोसेस कहलाती है एसिमिलेशन की प्रोसेस में क्या होता है, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर खाने को ऐसे ही दिया जाता है। और एसिमिलेशन हो जाने के बाद फाइनली वो काम किया जाता है जो हमें करना चाहिए। इसका नाम था इंजेशन और इसका नाम था इजेशन। यानी कि खाना जब हमने खा लिया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इंजेक्ट। आपने नाम सुना होगा ना, इंजेक्ट मतलब अंदर लेना, और इजेक्ट मतलब बाहर निकालना। आपने सुना होगा इजेक्ट द प्लेन, यानी कि सीट बाहर निकालो, तो वैसे इजेक्ट। और यहाँ पर होता है इजेशन, यानी खाने को बाहर निकाल दिया जाता है। अब कुछ लोग इसको इजेशन बोलते हैं, कुछ लोग इसको एक्सक्रेशन बोलते हैं, तो दोनों की दोनों लगभग सेम ही चीज़ हैं। एक्सक्रेशन भी हम इसको मान सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्रोसेस हर एक लिविंग एनिमल में होती है जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ठीक है, जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। अब सैप्रोफाइटिक वाले में भी ये वो प्रोसेस होती है, पैरासाइटिक वाले में भी ये प्रोसेस होती है। बस बात ये है कि वो दूसरे टाइप से करते हैं, उनके बारे में हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बहुत ही मस्त तरीके से पूछता है कि अमीबा और पैरामीशियम के अंदर आपको इसकी प्रोसेस को बताना है। तो मेरा होमवर्क आज का यही है कि आप लोग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो लिखी गई है इसको एक्सप्लेन करो अमीबा एंड पैरामीशियम के अंदर, ठीक है, क्या, अमीबा और पैरामीशियम के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन, मैं क्वेश्चन के तौर पर देता हूँ, उतार लेना इसको बैकवर्ड करके। लो,
मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक पेज के करीब करीब जाएगा आंसर। आप हिंदी और इंग्लिश मिला के जैसे मैं लिखता हूँ वैसे लिख के भेजो, या फिर आपको अगर प्योर इंग्लिश मिल जाए तो अच्छी बात है, आप वो मुझे लिख के भेजो, ठीक है, मुझे चाहिए ये। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमोइबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका HW के तौर पर, तो बनाइए और बनाकर मुझे भेजिए। अब ये मत बोल देना कि अमीबा के पास न्यूट्रिशन इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, पूरी प्रोसेस इंजेक्शन कैसे होता है, और वो कैसे होता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो ह्यूमन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होने वाला है। तो बी प्रिपेयर्ड, पूरे तरीके से तैयार रहिए, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।